नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज हम हमारी जो ईपीएफओ की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर टेस्ट 6 की बात करेंगे। अब तक जो आपको 5 टेस्ट दिए गए हैं उनके अंदर आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया है और उसी तरीके से अब आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारा ईपीएफओ की तैयारी के लिए एक कंप्लीट पेड ग्रुप चलता है जहां पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी और जो फ्री वीडियोज हैं हमारे उनके जो पीडीएफ है वो भी आपको वहीं पे मिलेगी। तो चलिए अब बात करेंगे हम आगे जो हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके बारे में। वो आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको जो फ्री कंटेंट है उसके बारे में जानकारी जो है वो मिलती रहे। चलिए अब पहला प्रश्न जो इस टेस्ट में आने वाला है वो है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। हाँ, इसके अलावा मैंने कई टेस्ट्स के अंदर या कई कमेंट्स के अंदर मैंने देखा है कि बच्चे बोलते हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इजी हैं। तो देखिए हर एक एग्ज़ाम के अंदर उसके एग्ज़ाम को मेंटेन करने के लिए आपको कई क्वेश्चंस बहुत टफ मिलेंगे, कई क्वेश्चंस मीडियोकर मिलेंगे, कई क्वेश्चंस बहुत इजी मिलेंगे। वैसे ही मेंटेन किया गया है ताकि आप एग्ज़ाम का सही से फील कर पाए यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको टफ मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको सही स्टेटमेंट जो है वो बताना है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो प्रस्तावित था या फिर आप कह सकते हैं वो प्रपोज था किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस के अंदर आप ओनली 4 गलत होगा, ओनली 3 गलत होगा, 2 और 4 गलत होगा। तो इसका हमें आंसर पहले ही स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि इसका आंसर सी होगा। इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट ने कहा है कि ये लॉर्ड मायो जो थे या मेयो जो थे उनके द्वारा, ये गलत है क्योंकि ये लॉर्ड लिटन के द्वारा था। देन इसने क्या हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया था? नहीं, इसने तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीनने की कोशिश करी थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनके खिलाफ अगर कोई आलोचना करता था तो उन सभी आलोचकों को आप ये कह दीजिए भारतीय भाषाओं को रोक दिया गया था। इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उनके अंदर हम हमारी आलोचनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ को इसके द्वारा रोक दिया गया था। तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, न कि सेकंड और थर्ड। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच में वो कौन सा समझौता था जहां पर शरणार्थियों को अपनी संपत्ति का निपटान करने के लिए या फिर आप कह लीजिए उस संपत्ति का डिस्पोज करने के लिए आपको ऐसी कौन सी एक ट्रीटी मिलती है जिसके अंदर अगवा की गई महिलाओं और लूटी गई संपत्ति को वापस किया जाना था? इस प्रकार की कौन सी ट्रीटी या संधि थी? तो उस संधि का नाम है दिल्ली पैक्ट या फिर दिल्ली संधि। तो सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड 1D सिमुलेशन कोड टू स्टडी अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर। तो देखिए भारत के अंदर कौन सा ऐसा संस्थान है जिसने पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर का अध्ययन करने के लिए 1D सिमुलेशन कोड का जो है वो डेवलपमेंट किया है? अब देखिए भारत के अंदर इस प्रकार का काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस का हमने यहाँ पे नॉट ओनली सिर्फ इसी प्रकार का काम नहीं, हमारे इंडिया के अंदर जो इन टेक्निक्स में से काम होता है उनका हमने यहाँ पे नाम डाला, लाइक आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। ये जो हैं ये हमारी जो करंट जो राइजिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हीं टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाली संस्थाएं भी हैं। इसके अलावा अगर मेडिकल साइंस में हम जाएंगे तो हम बात करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और अब इस प्रश्न में जो मैग्नेटोस्फीयर का अध्ययन करने की बात करी गई है उसका डेवलपमेंट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, भारतीय भूविज्ञान संस्थान ने। उसके अलावा क्वेश्चन है कि सरस संग्रह क्या है? व्हाट इज सरस कलेक्शन? तो आप देख इसको समझते हैं। सरस संग्रह जो है वो
ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को प्रदर्शित करता है। किसके द्वारा बनाया गया है? ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा। और क्या? दैनिक उपयोगिता के जो उत्पाद है उनको प्रदर्शित करने के लिए सरस संग्रह जो है वो बनाया गया है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इंग्लिश में आप देखेंगे तो सरस कलेक्शन शोकेसेस डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स मेड बाय द रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो हमारे दैनिक कामों में जो आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हमारे जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका जो है आप ये कह सकते हैं शोकेस किया जाता है, उसको हम कहते हैं सरस कलेक्शन। सेकंड स्टेटमेंट जो है इसका उद्देश्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों के लिए बाजार पहुंच जो है प्रदान करना है। अर्थात जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहाँ तक सेंट्रल लेवल का या फिर स्टेट लेवल के जो मार्केट्स हैं उनको पहुंचाना है इसका मेन मोटिव, ये भी बात सही है। देन फाइनली ये किसके अंडर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर। तो यहाँ पे 1, 2 और तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो अकाउंटिंग होती है उसके अंदर ट्रायल बैलेंस जो है वो क्यों प्रिपेयर किया जाता है। तो अकाउंटिंग के अंदर देखिए हम जो अकाउंटिंग के अंदर जो अरिथमेटिक एक्यूरेसी होती है कि कहीं पे अरिथमेटिक कोई आप ये कह सकते हैं गलती वहाँ पे ना हो, कोई प्रकार की कैलकुलेशन मिस्टेक वहाँ पे ना हो, उसको चेक करने के लिए, उस एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाया जाता है, ये एकदम सही है। देन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है उसके अंदर भी ट्रायल बैलेंस की हेल्प ली जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। देन फाइनली फोर्थ वन, इट हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स। तो अगर आपने पहले अकाउंटिंग का जो पहले आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है एंड में, तो उससे पहले अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है तो आपको अपनी अकाउंटिंग के अंदर किस प्रकार की एरर्स आपको मिल सकती है उनको आप लोकेट कर सकते हो, उनको आप फाइंड आउट कर सकते हो इसके द्वारा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है, कंपनी के पास कितनी पूंजी है, कितना कैपिटल है और कितना रेवेन्यू है, कितना डेफिसिट है, हर एक चीज़ की जानकारी देता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए कैपिटल रिसीट जो होती है वो नॉन रिकरिंग होती है, अर्थात वो गैर आवर्ती होती है। कैपिटल रिसीट आपकी ऐसी नहीं है कि आप उसको बार बार शो करेंगे, उसकी रिकरिंग जो है वो नहीं होती है। लेकिन जो आपकी रेवेन्यू रिसीट होती है वो रिकरिंग होती है अपने अपने आप के नेचर में। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो ये सही होगा दैट कैपिटल रिसीट इज नॉन रिकरिंग एंड रेवेन्यू रिसीट इज रिकरिंग इन नेचर। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट अबाउट दैट। तो उसके बाद हम चलते हैं स्टेटमेंट 3 और 4 पे। तो कैपिटल रिसीट इज शोन इन बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू रिसीट इज शोन इन इनकम स्टेटमेंट। ये एकदम यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही दिया गया है कि आपकी जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसके अंदर आपकी कैपिटल रिसीट आएगी, लेकिन आपकी जो इनकम स्टेटमेंट बनती है उसके अंदर आपका सिर्फ रेवेन्यू रिसीट आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे सही है, फर्स्ट एंड थर्ड इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो अलाभकारी संगठन होते हैं जो चैरिटी के लिए काम करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये बनाए क्यों जाते हैं, तो ये चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में स्थापित और संगठित किए जाते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन प्रश्न में हमें पूछा गया है कि उसके बारे में स्टेटमेंट गलत कौन सा है, तो पहला है वो सही है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद ऑल ऑफ द मनी अर्न बाई और डोनेटेड to a not-for-profit organization is used in pursuing the organization's objective and keeping it running. It means अगर इस संगठन के पास किसी भी प्रकार का धन जो आया है, इन्होंने इकट्ठा किया है, चाहे वो डोनेशन से आया हो या फिर किसी ने आप ये कह सकते हैं उसने अर्न किया हो, तो उसको किस यूज़ में करेंगे, तो उस स्पेसिफिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है। लाइक अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाइल्ड केयर के लिए काम कर रही है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं की सहायता कर रही है, तो उनको उस मोटिव को रन करने के लिए काम करना होगा, न कि वो उस पैसे का यूज़ अपने स्वार्थ के लिए कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। फाइनली ये बोल रहे हैं कि सरप्लस, सरप्लस इट मीन जितना पैसा आपके पास आया और जितना आपने उस ईयर के अंदर
आपने कंज्यूम कर दिया फॉर योर मोटिव, आपका जो मोटिव था उसके लिए आपने जितना पैसा लगा दिया और जितना आपके पास आया था वो जो डिफरेंस बचा है, क्या आप उस पैसे को अपने सदस्यों के बीच में बांट सकते हैं? वो स्टेटमेंट जो है वो गलत है। वो पैसा आप अपने मेंबर्स के बीच में नहीं बांट सकते, क्योंकि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक चैरिटेबल सोसाइटी है, इसलिए यहां पे ये स्टेटमेंट गलत होता है और इसका राइट आंसर होगा सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है साइंस से और पूछा गया है प्रोटीन से रिलेटेड। तो प्रोटीन क्या एंजाइम से बने होते हैं? तो देखिए, प्रोटीन जो हैं वो बनते हैं एमिनो एसिड से, और कैसे? एमिनो एसिड के जो मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके द्वारा इसका गठन होता है। उसके बाद प्रोटीन्स जो हैं उनके अंदर आपको प्रचुर मात्रा में जैव अणु मिलते हैं, ये भी बात सही है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपको सही मिलते हैं। देन दीज आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। तो प्रोटीन जो है वो आपको अपने शरीर के विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक है, ये बात भी सही है। आपने देखा होगा कि कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपके शरीर में प्रोटीन्स की कमी है, या फिर आप प्रोटीन खाने के लिए आप बहुत बार आप हरी चीज़ों को खाते हैं। क्यों? ताकि आप अपने शरीर को मेंटेन कर सकें, आप अपने शरीर के अंदर आपकी जो क्रियाएं हैं उनको सही तरीके से चला सकें, उसके लिए प्रोटीन जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसका राइट आंसर होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम साइंस, और पूछा गया है कि शर्करा, फ्रुक्टोज और लेक्टोज जो है इनको या फिर इनको बनाने के लिए किस प्रकार से बनती है, इनके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, उनको हमें राइट मैच करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शर्करा के बारे में। तो यूज टू मेक सेलुलोज इन सेल वॉल्स, अर्थात जो सेल की दीवारें हैं उनमें सेलुलोज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देन अबाउट फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज को हम फ्रूट शुगर के रूप में भी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी। एंड देन फाइनली लेक्टोज, जिसको हम जानते हैं मिल्क शुगर के रूप में, तो ए इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी, बी, ए, तो इसका राइट आंसर है बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है दैट which of the following statements are correct about revised integrated housing scheme? जो संशोधित एकीकृत आवास योजना है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है, ये किसके अंडर आती है, एंड देन ये कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके अंदर इसकी फीचर्स क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहले ये जो योजना है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो सही होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो आंसर में नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं, अब देखिए ये आवास और शहरी, देखो अगर ये एक अगर ऑप्शन सही हुआ तो सेकंड जो है वो गलत होगा, तो अगेन तो वो देख सकते हैं वो भी गलत स्टेटमेंट है। देन थर्ड वन, सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास आधार संख्या और बैंक खाता होना चाहिए, ऑब्वियसली, अदरवाइज आप सब्सिडी कैसे लेंगे? अगर आपके पास आधार नहीं होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और अगर बैंक खाता नहीं होगा तो आपके पास पैसा आएगा कहाँ से? तो थर्ड स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो ए भी यहाँ पे आंसर से कट जाता है। उसके बाद हमें देखना है फोर्थ वन, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। ये गलत है, क्योंकि अगर आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होगी तो इसको ट्रैक कैसे किया जाएगा? तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1-3 डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फ्रॉम द स्टैंड अप इंडिया स्कीम, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो स्कीम है ये किसके अंडर आती है और ये किस एक स्पेसिफिक रीजन या फिर किसी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप या किसी स्पेसिफिक लिंक को जो है टारगेट करती है। तो देखिए, ये करती है महिलाओं और SC/ST ग्रुप्स को, ये एक तरीके से टारगेट करती है ताकि उन लोगों के बीच में जो एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर जो उद्यमशीलता है, जो व्यापार करने की क्षमता है वो बढ़ाई जा सके, उसको हम ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है कि ये महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए लाई गई है। देन यहाँ पे आप फोर्थ स्टेटमेंट को देखिएगा कि महिलाओं और SC/ST समुदायों को ऋण देना ताकि वो अपने आप को खड़ा कर सके मार्केट के अंदर एज एन एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 1 और 4 तो आंसर में होगा ही, तो इससे बी और डी आंसर तो कैंसिल हो जाता है। अब हमें देखना है कि ये जो स्कीम है ये आती किसके अंडर है? क्या ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंदर आती है या फिर ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर या फाइनेंस के अंडर? तो यहाँ पे ये आती है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा
ए 1, 2 और 4। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अबाउट दी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY। ये जो है ये किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है ये जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए LIC द्वारा चलाई गई योजना है और उन LIC द्वारा ही इसका प्रबंधन किया जाता है और ये एक प्रकार की पेंशन योजना है। किसके लिए? हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अबाउट द ग्रांट्स इन एड स्कीम इज रेफर टू। तो जो अनुदान सहायता योजना है वो जो है क्या रेफर करती है? देखिए यहाँ पे आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने पहले भी कभी ये टेस्ट में किसी ने किसी में दिया होगा आपको, तो मे बी अगले टेस्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप मुझे अभी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये मैंने पहले एक्सप्लेन आपको कर रखा है। तो ये जो स्कीम है ये किसके लिए है? ये स्कीम उस प्रकार के जो NGOs होते हैं उनके लिए है जो बाल श्रम के उन्मूलन के लिए काम करती है। और कहाँ पे काम करती है? उन जिलों में जहाँ पे NCLP के द्वारा वो कवर नहीं किए गए हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग वर्किंग वुमेन एंड एजुकेटिंग देम अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटी, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है कि कामकाजी महिलाएं और जो महिलाएं हैं उनको अधिकार उन सब के बारे में उनको जागृत करना, ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 2 इसका जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो शिमला डिप्यूटेशन था, शिमला प्रतिनियुक्ति थी, उसके बारे में सही स्टेटमेंट क्या है? देखिए शिमला डिप्यूटेशन जो था वो किससे मिलने गया था? वो देखिए शिमला डिप्यूटेशन सबसे पहले आप ये समझिए ये एक ग्रुप ऑफ एलिट मुस्लिम्स था, अर्थात जो कुलीन मुसलमान थे उनका ये एक समूह था जो 1906 के अंदर मिलने जाता है लॉर्ड मिंटो से और वहाँ पे जाके अपनी मांग रखते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। उसके बाद मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की जो वो है वहाँ पे मांग की जाती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। मैंने कहा कि ये एक एलिट मुस्लिम्स का एक ग्रुप था जो जाके लॉर्ड मिंटो से मिलता है, अलग निर्वाचन मंडल की मांग करता है, सिविल सर्विसेज में मुसलमानों को कोटा देने की मांग करता है। ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे, 1, 2 और 4। तो डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस वक्त कांग्रेस रेडियो के आयोजन के लिए किस एक जो हमारे यहाँ पे उस आप इस कह सकते हैं हमारे आज़ादी के अंदर लड़ने वालों में से किस एक को याद किया जाता है? क्या उषा मेहता उनका नाम था, मैडम भीखाजी कामा उनका नाम था, एनी बेसेंट नाम था, या विजया लक्ष्मी पंडित था? तो उनका नाम था उषा मेहता। अब चलिए बात करते हैं उषा मेहता के बारे में, मैं भी आपको क्वेश्चन में कभी एग्जाम में पूछा जा सके। तो उषा मेहता जो थी वो भारत की एक गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने कांग्रेस रेडियो के आयोजन के लिए भी उनको याद किया जाता है और उन्होंने कांग्रेस रेडियो का आयोजन कब किया? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और इसको हम गुप्त कांग्रेस रेडियो भी कहते हैं, जो एक भूमिगत रेडियो स्टेशन था। आयोजन किया गया कब? 1942 में। देन फाइनली 1948 में उनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया और ये उनके बारे में कुछ जानकारी हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अबाउट द सोल्ट सत्याग्रह या फिर नमक सत्याग्रह के बारे में। तो नमक सत्याग्रह जो था वो देखिए 1882 का जो एक्ट था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसके अंदर जो सोल्ट था उसको कलेक्ट करने पे जो बैन था या प्रोहिबिशंस थे फॉर द इंडियंस, उसको तोड़ने के लिए ये चलाया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद गांधी जी सहित लगभग 60,000 लोगों को खुद सरकार ने जो है वो गिरफ्तार किया था, ये भी सही है। देन फाइनली भारत में होम रूल लीग आंदोलन, ओ नहीं, ये होम रूल जो लीग आंदोलन था उससे कनेक्टेड ये नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं होगा। तो थर्ड नहीं होगा आंसर में। तो ए भी यहाँ पे नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ओनली आंसर होगा डी 1, 2 और 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट दी साइंस। क्वेश्चन में पूछा गया है आर्टरीज के बारे में, हमारी बॉडी के बारे में। तो देखिए धमनियाँ जो होती है उनका काम क्या होता है? इनका काम होता है द ब्लड वेसल्स दैट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रीच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। क्या ये सही है? या फिर इट कैरीज ऑक्सीजन रीच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो आर्टरीज जो होती है वो जो ऑक्सीजन होती है उसको कैरी करती है कहाँ से? हमारे लंग्स से हार्ट तक। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 सही है, न कि 1।
तो यहाँ पे पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा। तो पहला गलत होगा तो बी और सी आंसर में नहीं होगा, और दूसरा सही होगा तो ए भी आंसर में नहीं होगा। तो सिर्फ आंसर बचता है डी, जिसमें थर्ड भी ऑप्शन में है, अर्थात धमनियों में मोटी दीवारें जो होती है, अर्थात दी आर्टरीज है, थिक वॉल्स। तो यहाँ पे डी जो है वो राइट आंसर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में। अब इस योजना के बारे में हमें कुछ सही बातें जो है वो निकाल के यहाँ पे लेके आनी है। सबसे पहले द एम्प्लॉयर इज इंसेंटिव, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है इंसेंटिव जो मिलता है उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। द एम्प्लॉयर इज इंसेंटिवाइज्ड फॉर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट बेस ऑफ वर्कर्स इन द एस्टेब्लिशमेंट, अर्थात स्थापना में श्रमिकों के रोजगार आधार को बढ़ाने के लिए नियोक्ता को प्रोत्साहित किया जाता है। ये बात सही है। उसके बाद जो ईपीएफ है, जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ईपीएफओ, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ की, उसी के बारे में पूछा गया है कि इनका जो 1982 का जो एक्ट था उसके अंडर जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे उनके लिए रजिस्टर किया जाता है एम्प्लॉयज़ को। ये बात भी सही है। देन ये जो योजना है ये चलाई गई है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ये बात भी सही है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 जो है वो सही हुआ। डी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा गया है। अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फलेसली फॉर अदर्स, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अल्ट्रिस्ट। तो यहाँ पे ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है इवन द टर्निंग ऑफ द टाइड, ईडियम और फ्रेज से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका मतलब होता है टू डिनोट सम चेंजेस फ्रॉम अ प्रीवियसली स्टेबल कोर्स ऑफ इवेंट्स, अर्थात अगर पहले कुछ स्टेबल था और वो अब उसमें कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं तब हम कहते हैं इवन एट द टर्निंग ऑफ द टाइड। तो डी यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।